प्रधानी वीरेंद्र खत्री और विनोद पंजाबी जी भगवान झूलेलाल की मूर्ति गोरक्ष पीठाधीश्वर को समर्पित कर रहे हैं। ये अद्भुत क्षण है मित्रों। आपकी तालियां धीमी नहीं पड़नी चाहिए। और एक स्मृति चिन्ह ऐसा है जो सनातन धर्म में हम पवित्र गौ माता को बहुत आदर देते हैं। एक ऐसा स्मृति चिन्ह पवित्र गौ माता का जो माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे श्री संजय गुरुनानी, श्री कपिल सावलानी, श्री संजय आहूजा, नितिन सचदेवा और भीमेश अथवानी। कृपया माननीय मुख्यमंत्री को पवित्र गौ माता का स्मृति चिन्ह आपको समर्पित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सिंधी समुदाय में हर्ष है कि आप उनके इस कार्यक्रम में सब हृदयता के साथ सम्मिलित हुए। धन्यवाद आप महान भावों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संज्ञान में हम लाए कि 10 राज्यों के प्रतिनिधि सिंधी समाज के सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं और 10 राज्यों के प्रतिनिधि आपका सम्मान करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूँ मध्य प्रदेश के जितेंद्र जादवानी को। कृपया मंच पर आए। जितेंद्र जादवानी मध्य प्रदेश के हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करेंगे। इसके पश्चात मुंबई के गुरुमुख जगवानी जी कृपया मंच पर आए। इस समय मध्य प्रदेश के जितेंद्र जादवानी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं। उसके पश्चात मुंबई के गुरुमुख जगवानी, आप भी मंच पर पधारे। गुरुमुख जगवानी कृपया मंच पर आए बहुत तेजी से। और दक्षिण अफ्रीका से चलकर हमारे बीच आने वाले पीटर गलवानी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। अपनी विशिष्ट वेशभूषा में दक्षिण अफ्रीका से आए पीटर गलवानी जी इस समय मंच पर आ रहे हैं। पीटर गलवानी जी माननीय मुख्यमंत्री कृपया तेजी के साथ आए। मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक्षा न करवाएं, कृपया तेजी के साथ। रमेश तोलानी, मुंबई से रमेश तोलानी मंच पर आ जाए। पीटर गलवानी के बाद श्रीमती रोशनी तोलानी मंच पर आए। श्रीमती रोशनी तोलानी मंच पर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दलित जयसिंह जी आप तैयार रखें। मुंबई की रोशनी तोलानी कृपया मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ के श्री दलित जयसिंह, रोशनी तोलानी जी का सम्मान संपन्न हुआ। श्री दलित जयसिंह छत्तीसगढ़ के कृपया तेजी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। और गुजरात के सुनील रावतानी जी कृपया आप मंच पर आ जाए। मान्यवर, पूरा देश आपका सम्मान कर रहा है। इसके पश्चात गुजरात के श्री सुनील रावतानी जी मंच पर हैं। और दिल्ली के कपिल लालवानी जी कृपया तैयार रहें। इसके पश्चात दिल्ली के कपिल लालवानी जी आएंगे। सुनील रावतानी जी सम्मान कर चुके और कपिल लालवानी जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आ जाए। बिहार के अमित मनकानी, भोपाल के अनिल चुग और कलाकार मोहित शेवानी, महाराष्ट्र के महेश शुक्राणी, कृपया आप सब मंच पर आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान के अद्भुत क्षण है ये। अमित मनकानी बिहार से, भोपाल के अनिल चुग, कलाकार मोहित शेवानी, महाराष्ट्र के महेश शुक्राणी, पूरा भारतवर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका सम्मान करना चाहता है। पूरा सिंधी समुदाय आपके सम्मान के लिए आतुर है। और आज लखनऊ के इस कार्यक्रम में आपका सम्मान अनवरत हो रहा है। और 10 राज्यों के प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपका सम्मान कर रहे हैं। आपको अपने बीच पाकर हम सब धन्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मान्यवर, पिछले 2 दिनों में इस सम्मेलन में संत समागम के साथ उद्यमिता, व्यावसायिक दक्षता और राजनीति के साथ सिंधी संस्कृति पर विस्तार से बात हुई है। और क्या कुछ हुआ इस सम्मेलन में, इस विषय पर आपसे विस्तार से बात करने और अतिथियों का स्वागत करने के लिए अब मैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की यूथ विंग के राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र खत्री को आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र खत्री कृपया उद्बोधन के लिए बना रहे। जय झूलेलाल, जय सिखी बाबा। मां वीरेंद्र खत्री, मैं राष्ट्रीय महासचिव ऑफ इंडिया का आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी प्रशंसा में जो भी कहा जाए वो कम है। माननीय जी ने जन जन के प्रेरणा स्रोत है, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के सजग प्रहरी हैं। उनके प्रयासों से, उनके विजन में प्रदेश तरक्की कर रहा है।
जनता की सुरक्षा और जन कल्याण के लिए उनकी प्राथमिकता है। हम वंदना करते हैं ऐसे विराट व्यक्ति की जिन्होंने उचित सुरक्षा दी है, हम सबके जीवन का सुलभ बनाया है। यदि दुनिया में इस प्रकार के राजनेता हो तो जनता का कल्याण पूरी तरह से सुरक्षित है। कि उत्तर प्रदेश की पावन धरती है जिस पर भगवान राम और भगवान कृष्ण ने स्वयं अवतार लिया है, और उस भूभाग के मुख्यमंत्री के सानिध्य में जीवन जीना ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। हम सभी ये गर्व करते हैं कि हमारे एक संरक्षक निपट सन्यासी हैं। हम प्रणाम करते हैं ऐसी महान व्यक्ति को जिन्होंने हमारे दार्शनिक विवेचना से हम सभी का जीवन सुखमय बनाने का संकल्प लिया है। देवभूमि उत्तराखंड में जिनका आविर्भाव हुआ, उत्तर प्रदेश की पावन धरती के गोरखपुर को जिन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाकर सभी धर्मों की रक्षा का संकल्प लिया है, माननीय मुख्यमंत्री की समर्था में विश्वास रखते हैं। यही संदेश उनके जनमानस में प्रेरित किया गया है। जन कल्याण की सेवा का संकल्प लेने वाले समदर्शी सन्यासी मां भारती के सपूत परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम सब एक बार फिर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। पसीना आपके चेहरे से लगातार आ रहा है। बहुत मेहनत आपने की है पिछले 2 दिनों में, हम सब जानते हैं। और वीरेंद्र जी के लिए 2 तालियां हो जाए। अनवरत प्रयत्नशील इस सम्मेलन का आयोजन अत्यंत पवित्र भावना के साथ किया गया था। सिंधी समाज की नौजवान पीढ़ी को ये बताना कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम धन कमा सकते हैं, यश अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना है, अपनी जड़ों में हमेशा नमी बनाए रखना है। ये सम्मेलन अपने लक्ष्य को कितना हासिल कर पाया, ये जानने के लिए कॉन्क्लेव की समरी प्रस्तुत करने के लिए अपने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के यूपी चैप्टर के यूथ विंग के अध्यक्ष श्री विवेक लथानी जी को आमंत्रित करता हूं। श्री विवेक लथानी। परम श्रद्धेय परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को समाज को जोड़ने के साथ साथ उसके लिए कुछ और भी यूथ जो आजकल एस्पायर करता है उसको जो प्रेरणा स्रोत रहे, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा हमारे बड़ों ने तो हमको सिखाया ही, लेकिन मैं पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह जी का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने हम लोगों को बैठ के बहुत अच्छे से समझाया कि इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाओ ताकि आगे तक इस तरीके के कार्यक्रम होते रहें। तो इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य था हम सारे युवाओं को जोड़े रखें, अपनी संस्कृति से जोड़े रखें, और इसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत संतों के समागम से की। कल उसको हमारे जितने भी बाहर से डेलीगेट्स आए थे उन्होंने बहुत ही सराहा और उन्होंने संतों से तरह तरह के प्रश्न भी पूछे। आज सवेरे से इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उद्यमियों और जो प्रोफेशनल कैरियर बनाते हैं उनसे भी उनकी लाइफ हिस्ट्री पूछने की कोशिश की और उनसे ये जानना चाहा कि वो कैसे सक्सेसफुल और इतनी हाइट अचीव करते हैं। हमारा युवा आजकल एस्पायर करता है कि वो भी एक बड़ी ऊंचाई हासिल करे और वो भी एक बहुत सक्सेसफुल अपना कैरियर बनाए, चाहे वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप हो या कुछ और हो, पॉलिटिक्स हो, मेडिसिन हो, साइंस हो, किसी में भी। तो इस उद्देश्य से भी उनको हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सुनना पड़ेगा, सुनने में अच्छा लगेगा और उनको हमारे जिन लोग जो विभूतियों ने सिंधी विभूतियों ने जिन लोगों ने अच्छी ऊंचाई हासिल की है उनसे वो बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य समाज नेटवर्क और अपने संस्कृति को बचाने के साथ साथ कुछ सीखने का भी था और इसमें कुछ हद तक तो हम लोग काफी सफल हुए हैं और आगे भी हम इस तरीके के प्रोग्राम अपने यूथ के लिए और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने उद्देश्य को अचीव कर पाए। इसी के साथ ही मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे कॉन्क्लेव में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उन विभूतियों का सम्मान, सिंधी समाज की उन विभूतियों का सम्मान जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बनाया
बनाया है, जिनके लिए सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ऐसे 6 सम्मानित होने वाले अतिथि, सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं 25 बार के विश्व के बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियन रहे पद्म भूषण श्री पंकज अडवाणी को शेर सिंध से सम्मानित करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय पंकज अडवाणी। पद्म भूषण श्री पंकज अडवाणी 25 बार विश्व बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियन रहे सिंधी समाज की शान शेर सिंध सम्मान से सम्मानित होते हुए ये तालियां हल्की मानी जाएंगी। पंकज अडवाणी ने 25 बार दुनिया जीती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं आवाज दे रहा हूं सिंधी समाज के एकमात्र सांसद इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी को कृपया मंच पर आए। सिंधी समाज के एकमात्र सांसद इंदौर को साफ किया इन्होंने श्री शंकर लालवानी जी। और इसके पश्चात लधानी ग्रुप के अध्यक्ष श्री SN लधानी मंच पर आ रहे हैं। लधानी ग्रुप के अध्यक्ष श्री SN लधानी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि लधानी ग्रुप चूंकि लो प्रोफाइल है, तो इस वजह से कुछ चीजें जो हमने अलग की है वो आपके संज्ञान में डालेंगे कि हम लोग कोको कोला के सबसे बड़े बॉटलर साउथ वेस्ट एशिया इंडिया के हैं ही, और इनको श्रेय जाता है इंडिया की पहली बजट एयरलाइन एयर डेक्कन चलाने का, और जो 17,000 में बिक्री हो 2300 रुपए में बेच के पूरे देश को कराया। इनके साथ हमें 84 में राम की पौड़ी बनाने का अवसर मिला, जैसे हर की पौड़ी है हम लोगों ने इन्होंने ही बनाई, और उसके बाद आज बहुत तकलीफें थी लेकिन उन्होंने किया। एक बहुत बड़ी एक जो बात आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया में मैड काउ डिसीज न लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि मैड काउ डिजीज को जो पोषण जो पशुओं को दिया जाता था उसमें थोड़ा हड्डियां डाली जाती थी, लेकिन इन्होंने जॉर्डन से रॉक फॉस्फेट मंगा के, हालांकि नुकसान हुआ लेकिन इन्होंने 10 साल 15 साल तक ये तय कर दिया कि मैड काउ डिजीज नहीं आएगी। और इसके पश्चात मैं आवाज दे रहा हूं श्री राम छबरानी जी को। पूरे देश में सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाने वाले श्री राम छबरानी जी इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उनके हाथों पुरस्कृत हो रहे हैं, श्री राम छबरानी जी। और उसके पश्चात मैं आवाज दे रहा हूं टेक महिंद्रा के भारत के प्रमुख श्री राजेश चंद्रमानी को। श्री राजेश चंद्रमानी जी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेक महिंद्रा ने रुचि दिखाई है। राजेश चंद्रमानी जी इस समय सम्मानित हो रहे हैं। और इसके पश्चात मैं आवाज दे रहा हूं भारत की एक ऐसी बेटी को जिसने 27 वर्ष की उम्र में एक कार्य शुरू किया और $14 मिलियन का साम्राज्य जिसने खड़ा किया है। BIT की को-फाउंडर और CEO बंगलुरु की सुश्री सोनाक्षी नथानी। इस छोटी सी बच्ची ने सोनाक्षी नथानी ने $14 मिलियन का साम्राज्य खड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सम्मान समारोह के पश्चात अब मैं आवाज दे रहा हूं नागपुर से यहाँ आई हुई सुश्री मंजुश्री आसुदानी को कृपया एक भजन प्रस्तुत करें। मंजुश्री आसुदानी। नमस्कार, जय झूलेलाल। इतनी शक्ति हमें
भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहाकर कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। माता की थैंक यू। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुश्री जी, आपने अपने सुमधुर कंठ से हम सबको भाव विभोर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब समय है उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को कृत संकल्पित प्रदेश के सभी धर्मों, पंथों, संप्रदायों को मानने वालों के जीवन स्तर को सुधारने को सतत प्रयत्नशील, देश को क्या विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय राजनेता उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। नेशनल सिंधी कॉन्क्लेव के आज के सम्मेलन में मंच पर उपस्थित सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री विवेक लदानी जी, महासचिव श्री वीरेंद्र खत्री जी, उपाध्यक्ष श्री विनोद पंजाबी जी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री राजेंद्र मनवानी जी, एस कुमार जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एमडी लधानी जी, माननीय सांसद इंदौर श्री शंकर नरवानी जी, संस्थापक अध्यक्ष सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया श्री सुरेश केसरवानी जी, एमडी आहूजा जी, राकेश लदानी जी, जगदीश गुरनानी जी, नेशनल सिंधी कॉन्क्लेव में उपस्थित सिंधी समाज से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर उपस्थित सभी सिंधी समाज के प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, देश भर से आए हुए सिंधी समाज के अलग अलग संगठनों और पंचायतों से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
कि यहां पर आपका यह कॉन्क्लेव 2 दिवसीय कार्यक्रम पूरे उत्साह और उमंग के साथ यहां पर आयोजित हो रहा है। इसमें समाज की प्रगति के साथ साथ समाज से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर आप लोगों ने न केवल चिंतन मनन किया बल्कि अपनी भावी कार्य योजना को भी आगे बढ़ा करके समाज के उन महानुभावों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से समाज का तो सम्मान बढ़ाया ही है बल्कि राष्ट्र के गौरव को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सबको सम्मानित किया है। और मुझे प्रसन्नता है 6 ऐसे महानुभावों को अभी मंच पर पाकर के और उन्हें सम्मानित करके उत्तर प्रदेश की धरती पे उन्हें सम्मानित करवा करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति भी मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नेशनल सिंधी कॉन्क्लेव में उनका जो सम्मान हुआ है इसके लिए उनको मैं बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक अभिन्न पार्ट है और अपनी परिश्रम और पुरुषार्थ से जिस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया वह सम और विषम परिस्थितियों के साथ जूझते हुए कार्य करते हुए उन्होंने लगातार इस अभियान को जारी रखा। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना, शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे होती है, भारत के अंदर सिंधी समाज उसका एक उदाहरण है। अरे केवल 1947 के देश के विभाजन की त्रासदी के समय ही नहीं बल्कि इससे पहले भी आज हम सब पूज्य झूलेलाल जी के प्रति जिस श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है पूज्य झूलेलाल जी का वह स्वयं एक वरुण देवता के अवतार के रूप में माने जाते रहे और मानव कल्याण के लिए सिंध की धरती पर उनका अवतरण होना, मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना और उसके माध्यम से आतताइयों को भी उन्होंने इन सब कार्यों से अलग करने की भी प्रेरणा दी, लेकिन साथ साथ समाज को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया। आज यही कारण है कि पूज्य झूलेलाल जी का स्मृति महोत्सव सिंधी समाज से जुड़ा हुआ समाज देश के अंदर जहां कहीं भी रहता है पूरी श्रद्धा के साथ और सम्मान के साथ उसको आयोजित करता है। मुझे झूलेलाल जी के महोत्सव में मुझे गोरखपुर के आयोजनों में कई बार जाने का अवसर प्राप्त होता था और मैं इस बात को देखता था कि महोत्सव पूज्य झूलेलाल जी का होता था, लेकिन महोत्सव में जो झांकियां निकलती थी वह भारत की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत झांकियां होती थी और बड़ी प्रेरणादायी झांकियां निकलती थी। वो चीजें दिखाती थी कि आज भी राष्ट्रीयता का यह भाव सिंधी समाज में कूट कूट करके भरा हुआ है और इस संबंध में अगर राष्ट्रीयता के इस भाव को देखना है तो शहीद भीमों का बलिदान तो हम सबके सामने मुझे रायपुर में साड़ी दरबार में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और यहां पर भी शिव शांति आशुताराम जी के आश्रम में भी मुझे कई बार इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मान सकता हूं धार्मिक कार्यक्रमों के जन जागरण के साथ साथ समाज में जनचेतना जागरूक करने, सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा करने, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने और अपने व्यवसाय में भी शून्य से शिखर तक की यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य सिंधी समाज ने किया है और वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि समाज जब इस प्रकार की नेशनल कॉन्क्लेव करता है, जो मुझे बताया गया कि 225 से अधिक प्रतिनिधि
10 राज्यों से इस नेशनल कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित हुए हैं। कॉन्क्लेव का मतलब ही होना चाहिए कि समाज का आंतरिक कार्यक्रम, दोनों प्रकार की, एक तरफ उपलब्धियों पे चर्चा होनी चाहिए और उपलब्धियों को हाईलाइट किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्या खोया है, किन कारणों से खोया है, उस पर भी चिंतन होना चाहिए। समाज की प्रगति के दौरान अगर कहीं कोई कमी रह गई है, उस कमी के परिमार्जन का माध्यम भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव रखने चाहिए। होता है, समाज जब आगे बढ़ता है तो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी उसके साथ साथ चलती है, लेकिन बुराई का परिमार्जन करने वाला समाज अच्छाई के मार्ग को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है तो वह एक लंबी यात्रा तय करता है, निर्विघ्न यात्रा को तय करता है। और मुझे लगता है कि भारत के अंदर रहने वाला सिंधी समाज वह पूरी तरीके से भारत के अंदर ऐसा रस बस गया है, क्योंकि वह भारत से अलग तो पहले भी नहीं था, अखंड भारत का हिस्सा था। भारत में दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन, उसका सर्वाधिक शिकार सिंधी समाज हुआ, लेकिन उसने तब भी उफ नहीं की, गिरा लेकिन खड़ा होकर के फिर तेजी के साथ दौड़ता हुआ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये शानदार यात्रा है, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना। उस समय की त्रासदी दुर्भाग्यपूर्ण थी। 1947 में जब देश का विभाजन होता है, ये विभाजन टाला जा सकता था, रोका जा सकता था। एक व्यक्ति की महज जिद ने देश को विभाजन की त्रासदी की ओर ले गया। लाखों लोगों का कत्लेआम होता है, भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला जाता है, लेकिन आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में हम सबके सामने दंश मारता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये तो देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज आतंकवाद को, उग्रवाद को, किसी भी प्रकार की अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। अगर मानवता के कल्याण का मार्ग हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को, जो समाज की सुरक्षा के लिए सभ्य समाज के नाम पर कलंक हो, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना ही होगा। और ये प्रेरणा कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की निरंतर प्रेरणा देते रहे हैं। पूज्य झूलेलाल जी का जो उत्सव मनाया जाता है वह भी इसी बात की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा भी इसी बात के लिए करता है। उन्होंने भी इसी बात के लिए कहा, हमें सज्जनों का संरक्षण करना है, लेकिन दुर्जनों को सफाया भी करना है, दुर्जनों को समाप्त भी करना है। ईश्वरीय अवतार का कारण भी यही होता है, और केवल अपने स्वयं के लिए नहीं, वह तो मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सिंधी समाज इस बात को जानता है। उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि हरेक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत के अंदर आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आप नीति सुना रहे थे। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की त्रासदी से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम एक सुगम और अच्छे माहौल में प्रगति के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि
समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, जिससे 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है। पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देते। और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों ना हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी चाहिए और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में पर आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान हुए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ उन्हें जोड़िए, लगातार जोड़िए। अगर वे अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे, अपने पूर्वजों की धरती के बारे में जानकारी रखेंगे, तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी दिन उन्हें सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। नेशनल सेंट्रल कॉन्क्लेव का आयोजन आपने जिस उत्साह से किया है, मैं यहाँ पर गोरखपुर से, यहाँ लखनऊ से जुड़े हुए अपने जितने भी इसके आयोजक गण हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप इसमें जुड़ा, अच्छा है, समाज जुड़े और राष्ट्र को जोड़ने का एक माध्यम बनना चाहिए। और जब यहाँ पर आए हैं तो अगल बगल के धार्मिक स्थलों का भी उनका विजिट होना चाहिए, वहां दर्शन होना चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार के अन्य देखना चाहिए क्या कुछ नया हुआ है, देखने की आवश्यकता, उसको बताने की आवश्यकता है। एक कार्यक्रम में सिलसिला आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है बहुत कुछ नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। मैं एक बार फिर से आज सिंधी समाज के जिन महानुभावों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट किया है, न केवल अपने समाज का बल्कि राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। देश भर से आए हुए सभी सिंधी समाज के प्रतिनिधियों का लखनऊ में अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मोमेंटम
बराबर बना रहना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।